आपका फ़ोन जो है म्यूट कर दूंगा, फिर आप मुझसे बात नहीं कर पाएंगे। फिर एक एक विषय जैसे कंप्लीट होगा तब आप बात कर पाएंगे। अभी प्रिया जी जुड़ी हैं, अपना परिचय दीजिए, संक्षिप्त परिचय, कहाँ से हैं? नए सदस्य अपना परिचय दीजिए। गुड इवनिंग सुरक्षित। सर, Bangalore Vivekananda Yoga Kendra headed by our Ravindranatha sir. From जी Bangalore only sir. जी जी जी, So आचार्य Tarak रविन्द्रनाथ okay, जुड़े thank हुए you. हैं। Yes sir. Yes sir. जी जी, स्वागत है आप सभी का। Thank you sir. अन्य कोई सदस्य जो पहली बार जुड़े हैं, परिचय दीजिए। प्रिया जी, मैं आपको मीटिंग से बाहर कर रहा हूँ, परिचय दीजिए। सर मैं आपके टकले पर जाता हूँ सर। जी, मैं अपने टकले में तेल लगाने आया हूँ। स्वागत है आपका। कृपया टकले में तेल लगाने का आदेश दीजिए। अन्य कोई सदस्य अपना परिचय दीजिए। आइए इस क्लास को शुरू करते हैं। 1 मिनट रुक जाइए, बस एक दो लोगों को मीटिंग से बाहर कर रहा हूँ। आइए, 8 बज चुके हैं। अब हम किसी भी नए सदस्यों को इस ग्रुप में नहीं जोड़ेंगे और मैं अब क्लास शुरू करने जा रहा हूँ। एक एक विषय के बाद मैं आपसे आपके प्रश्नों के उत्तर भी दूंगा। मैंने अपनी स्क्रीन आप लोगों के सामने साझा की है। स्क्रीन पर जो दिख रहा है उसे आपको देखते रहना है, इससे आपको समझना है विषय को। देखिए, आयुर्वेद का सिद्धांत है, हम अपनी आयुर्वेद की सभी कक्षाओं में इसी सिद्धांत को सबसे पहले बताते हैं कि आयुर्वेद खड़ा ही इस आधार पर है कि आपका भोजन अगर संयमित है, अर्थात क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, कब नहीं खा रहे हैं, अगर इन नियमों का पालन करते हैं तो आप कभी बीमार नहीं होंगे। आयुर्वेद स्पष्ट रूप से घोषणा करता है कि मनुष्य को अपने जीवन में औषधियों की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अगर आप बीमार हैं तो इसका सीधा सा मतलब है आपने अपने जीवन को आयुर्वेद के नियमों के विरुद्ध जिया है। और वो नियम क्यों हम विरुद्ध जी रहे हैं? क्योंकि हमें नॉलेज ही नहीं है। तो क्यों? और आजकल जो आयुर्वेद की पढ़ाई करवाई जा रही है उसमें भी अंग्रेजी टच डाला गया है, जिससे बहुत सारी सिद्धांत बिगड़ गए हैं। तो आपके सामने जो सिद्धांत है ये स्पष्ट रूप से घोषणा कर रहा है कि औषधियों की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आइए इसी आधार पर हम अगले बिंदु की तरफ ले चलते हैं। तो सबसे पहले ये विषय है सर्दियों को लेकर। सर्दियों में हमारा भोजन, हमारी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए। तो उससे पहले ये समझ लेते हैं कि सर्दियों में ऐसा विशेष क्या है कि जीवन शैली बदलनी पड़ रही है। गर्मियों की अलग जीवन शैली होती है, सर्दियों की अलग होती है। ये सब निर्भर करता है हमारी पेट की अग्नि के ऊपर। हमारी पेट की जो अग्नि है, जो भोजन को पचाने का कार्य करती है, ये गर्मियों में अलग तरह से जलती है और सर्दियों में अलग तरह से जलती है। गर्मियों में हमारे पेट की जो अग्नि है, जिसे हम जठरा अग्नि बोलते हैं, ये तीव्रता से भड़कती है। जैसे जैसे कोई पटाखा चल जाता है तो तीव्रता से भड़कती है, और जब तक ये भड़कती है, जब तक इसमें शक्ति होती है, ये भोजन को पचा लेती है और एकदम से बुझ जाती है। तो ये 3-4 घंटे के भीतर भोजन को डाइजेस्ट कर लेती है। इसीलिए आयुर्वेद में हमेशा ये कहा जाता है कि गर्मियों के समय में वही भोजन हमें करना चाहिए जो जल्दी पच जाता है, जो हल्का होता है, जो सुपाच्य होता है। तो इसलिए गर्मियों में हम हमेशा हल्का भोजन करते हैं, पर गर्मी सर्दियों के समय में हमारे पेट की जो अग्नि है वो किस तरह से जलती है? जैसे सुलग रही हो, धीरे धीरे उसमें आंच होती है, अग्नि होती है, ताप होता है, परंतु वो भड़कती नहीं है तेजी से, धीरे 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 सुलगती है। और किसी भी भोजन को पचाने में 8, 9, 10 या 12 घंटे का समय लेती है। इसीलिए आयुर्वेद के अनुसार कहा गया कि सर्दियों में हमारा भोजन कैसा होना चाहिए? थोड़ा सा भारी होना चाहिए, थोड़ा सा गरिष्ठ होना चाहिए, जिसे पचने में लंबा समय लगे। इसीलिए आपने देखा भी होगा, हम सर्दियों में अक्सर भारी चीजें खाते हैं जो लंबे समय में जाकर पचती हैं।
तो सिद्धांत शरीर की अग्नि से शुरू होता है, इस लॉजिक को हमें समझना है, तभी हम अपने भोजन का निर्णय कर पाएंगे। तो आइए, सर्दियों में इसके अलावा और क्या विशेष है, भोजन का चुनाव कैसे करें, अगले बिंदु पर ले चलता हूं। सर्दियों में जब भी हम भोजन करते हैं तो हमारे शरीर में तीन तरह के दोष, तीन तरह की बीमारियां बढ़ती हैं। जैसे अगर हमने कुछ गलत तरीके से भोजन किया तो कभी कभार हमारे शरीर में एसिड बढ़ जाता है, पित्त बढ़ जाता है, जिससे पेट में जलन वगैरह ये सब होती हैं, त्वचा के रोग होते हैं। और कभी कभी गलत भोजन, गलत तरीके से भोजन करने से हमारा कफ बढ़ जाता है, तो सांसों की समस्याएं पैदा हो जाती है, इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन शरीर में बढ़ जाते हैं। और कभी कभी हमारे शरीर में वात दोष यानी वायु बिगड़ जाती है, और वायु जब बिगड़ती है तो शरीर में दर्द होते हैं, नसों के दर्द, मांसपेशियों के दर्द, हमारा पाचन तंत्र कमजोर होने लगता है, कब्ज होने लगती है, सर के दर्द, स्पॉन्डिलाइटिस, बैक पेन, शोल्डर पेन, ये शरीर में, कमर में जितने भी डिस्क प्रॉब्लम्स हैं, ये सभी वायु दोष की कैटेगरी में रखा गया। ये शरीर में जितने भी दर्द, ऐसे दर्द नहीं जो आज शुरू हुए कल खत्म हो गए, वो पित्त और कफ से हो सकते हैं, परंतु वायु वाले दोष हमेशा लंबे चलते हैं, महीनों सालों तक ये रहते हैं। जैसे माइग्रेन हुआ तो ये लंबे समय तक जलते हैं, जैसे घुटनों के दर्द हुए, जैसे लोअर बैक पेन हुआ महिलाओं में, जितने भी दर्द हैं जो लंबे समय तक चल रहे हैं, ये सब वायु के बिगड़ने से हो रहे हैं। और मैं आपको बता देता हूं, इसे ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए कि सर्दियों के दिनों में हमारे शरीर में वायु सबसे अधिक बिगड़ती है। तो इसलिए सर्दियों में अगर आपने गलत तरीके से खान पान किया तो कौन सी बीमारियां बढ़ेंगी, वो जो वायु के बिगड़ने से शरीर में बन रही हैं, और उनके बारे में मैंने अभी अभी आपको बताया है। अब ऐसा क्यों होता है इसे भी समझ लीजिए। जब वायु बिगड़ती है तो शरीर में दर्द होते हैं, ये सब मैंने आपको समझा दिया है। ये क्यों हो रहा है इसे समझते हैं। आपने देखा होगा जब आप अपने वस्त्रों को, कपड़ों को धोकर फैला देते हैं बाहर, और आंधी जब चलती है, हवा जब तेज चलती है, तो ये सब सूख जाते हैं। बस हमारे शरीर में भी जब वायु चलती है या तेज या जैसे भी चल रही है, अगर वो बिगड़ रही है शरीर में, जितनी चलनी चाहिए उससे अधिक चल रही है, तो उसे हम बिगड़ा हुआ मानते हैं। तो अगर शरीर की वायु बिगड़ जाती है तो ये शरीर को भीतर से रूखा कर देती है, जैसे वायु कपड़ों को सुखा देती है। तो शरीर भीतर से रूखा होता है, और कितनी तरह से रूखा होता है इसे भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहला असर शरीर में रूखेपन के कारण आता है हमारी आंतों में, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारी जो आंतें हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, ये बहुत चिकनी होती हैं, इसमें स्निग्धता, आर्द्रता होती है। पर जब वायु बिगड़ती है तो ये आंतें हमारी रूखी होने लगती हैं, और जब आंतें रूखी होंगी तो ये टाइट होने लगती हैं, सिकुड़ने लगती हैं, चिपकने लगती हैं, जिसके कारण डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता, स्टूल प्रॉपरली पास नहीं होता, जो खाते हैं उससे न्यूट्रिशन नहीं मिलता। और अगर ऐसा होता है तो शरीर में पैरों के दर्द, घुटनों के दर्द, ये सब शुरू हो जाते हैं, या कभी कभी बैक पेन भी शुरू हो जाता है। और यही वायु जब बिगड़ती है तो कभी कभी हमारी मसल्स को भी रूखा कर देती है, और इससे हमारे कंधों के दर्द, बैक पेन, जितने भी हमारे शरीर में मस्कुलर पेन होते हैं, ये सब तभी होते हैं जब बिगड़ी हुई वायु हमारे मसल्स को रूखा कर देती है। तो जैसे जो बच्चे, सर्दियों में हमें जिम जाना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, परंतु व्यायाम करने से भी वायु बिगड़ती है। तो जो लोग अत्यधिक व्यायाम कर लेते हैं, एकदम से वजन उठा लेते हैं, सर्दियों में बहुत एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो वायु बिगड़ेगी और शरीर में मस्कुलर पेन होंगे। इन्हें कैसे दूर करेंगे आगे बताऊंगा। तो यही बिगड़ी हुई वायु हमारी नसों को भी रूखा करती है। तो नसें जब रूखी होती हैं तो हमारे शरीर में नसों के दर्द होते हैं, हाथ पैर झंझनाने लगते हैं, सूनापन आ जाता है हाथों पैरों में, और वेरिकोज वेन्स नामक समस्या इसी के कारण होती है।
मस्तिष्क, हमारे न्यूरॉन्स ड्राई होने लगते हैं बिगड़ी हुई वायु के कारण, तो हमारी सोचने समझने की शक्ति कम होने लगती है, स्मृति कम होती है, याददाश्त पुअर होने लगती है, सर में दर्द, माइग्रेन इसी का परिणाम होता है। और त्वचा तो ऑब्वियसली रूखी हो ही जाती है सर्दियों में, तो त्वचा का रूखापन भी बिगड़ी हुई वायु का ही परिणाम है। तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ एक लॉजिक समझाना चाह रहा था कि सर्दियों में हमारे शरीर में वायु के बिगड़ने से बीमारियां आती हैं, क्योंकि वायु हमारे शरीर के ऑलमोस्ट सभी अंगों को रूखा कर देती है। तो इस लॉजिक से आपको समझना है, जब वायु बिगड़ी और शरीर को रूखा कर दिया तो फिर इलाज क्या है? तो इलाज है वो रूखापन किसी तरह वापस आ जाए। हम भोजन कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, सर्दियां भी झेल रहे हैं, तो निसंदेह इनमें से जो भी काम करेंगे वायु बिगड़ेगी। तो ये काम करना तो बंद नहीं करना है, परंतु आयुर्वेद कहता है जब विशिष्ट रूप से सर्दियों में वायु बिगड़ती है तो कुछ विशेष चीजों का सेवन हमें करना चाहिए, जिसमें पहली चीज है तेलों का सेवन। तो तेल का काम क्या होता है? चिकनेपन को वापस लेकर आना। तो सर्दियों में 5 तरह के तेलों का हमें सेवन करना चाहिए। ये 5 तरह के तेल हमारे शरीर की स्निग्धता को मेंटेन करते हैं। तो डॉक्टर्स कहते हैं कि तेलों का सेवन कम करें, तेल ना खाएं, जिसके कारण क्या हुआ कि सर्दियां आई, हमने अलग अलग एक्सरसाइज की, बहुत सारी चीजें की, तो शरीर में रूखापन तो आ गया, पर आर्द्रता वापस आने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं दिया उन्होंने, अल्टरनेटिव नहीं दिया, क्योंकि डॉक्टर्स कहते हैं तेलों का सेवन मत करो। तो याद रखना, अगर आप रिफाइंड तेल खा रहे हो, वनस्पति घी खा रहे हो, किसी भी तरह का रिफाइंड खा रहे हो, वनस्पति घी खा रहे हो, आप सनफ्लावर ऑयल खा रहे हो, सोयाबीन का तेल खा रहे हो, आप सूरजमुखी का तेल खा रहे हो, आप ऑलिव ऑयल खा रहे हो, तो आपके शरीर की ये आर्द्रता वापस नहीं आएगी और ये दर्द बढ़ते ही चले जाते हैं। तो आयुर्वेद कहता है पीली सरसों का तेल 12 महीने खा सकते हैं, सर्दियों में भी ले सकते हैं। मूंगफली का तेल सर्दियों में लेना है। तिल का तेल बहुत अधिक सर्दियों में लेना है, जैसी आजकल चल रही है उत्तर भारत में। और बादाम का तेल भी बहुत अधिक सर्दियों में इसका सेवन करना चाहिए। परंतु तेल के संबंध में एक नियम समझ लीजिए, तेल हमारे शरीर को भीतर से जितनी स्निग्धता दे सकता है उससे कई गुना देता है बाहर की तरफ से, यानी त्वचा की तरफ से। इसलिए आयुर्वेद के नियम है, सिद्धांत है कि तेल अधिक फायदा करता है जब शरीर पर उसकी मसाज की जाती है। सर्दियों में वायु बिगड़ती है, तो आपने सुना भी होगा हमारे पूर्वजों से कि सर्दियों के दिनों में हमेशा प्रत्येक सनातन धर्मी को अपने शरीर की मसाज करनी ही चाहिए। हालांकि गर्मियों में भी करनी चाहिए, पर गर्मियों में कम करते हैं, 15 दिन में एक बार कर ली, चल जाएगा काम। पर सर्दियों में हमेशा कोशिश ये करें कि रोज करें, रोज नहीं तो अल्टरनेटिव करें, अल्टरनेटिव नहीं कर सकते तो सप्ताह में 1 या 2 बार जरूर करें। और इसमें भी समझ लीजिए, सोने से पहले तलवों की मसाज अगर सर्दियों के दिनों में आप कर रहे हैं तो तलवों की मसाज से सारे शरीर में स्निग्धता पहुंचाई जा सकती है। तो तेल सोते समय तलवों पे मलना है, नाभि में भी डालना, हमें नाभि में भी तेल को डालना चाहिए। उससे हमारी जो नसें रूखी हो रही हैं, हमारी जो मांसपेशियां रूखी हो रही हैं, वहां तक स्निग्धता पहुंचती है। तो आप अपने शरीर के दर्द को ठीक करना चाहते हैं तो हमेशा ये 2 आदत आपको बनानी है, सर्दियों में विशेष रूप से, गर्मियों में भी नाभि में तेल हमेशा डालना है, और सर्दियों में तलवों पे और शरीर पे मसाज करने की का आपको आदत होनी चाहिए। दूसरे स्तर पर जो स्निग्धता, चिकनाहट हमारे शरीर को मिलनी चाहिए, जिससे शरीर के दर्द दूर होते हैं, वो है घी। पर घी कौन सा? भैंस का घी हमारे शरीर के लिए हार्मफुल है। अगर आप भैंस का घी खाते हैं वो डाइजेस्ट ही नहीं होगा, वो बैड कोलेस्ट्रॉल बनाएगा, तो शरीर के दर्द और बढ़ेंगे। आप जर्सी गायों का घी अगर खाते हैं, जैसा कि मार्केट में बिक रहा है, जैसा कि पतंजलि में भी बिकता है, अमूल, मदर डेयरी, ये जितने भी हैं सब जर्सी गायों का दूध घी ही बेच रहे हैं, तो ये घी हमें मानसिक रोग देगा, बिल्कुल नहीं लेना है। देसी गाय जिसकी पहचान होती है कि उसके कमर कंधे पर एक हम्प निकला होता है,
तो इस गाय के दूध को आपको बिलोना है, दही बनानी है, फिर दही को चलाकर मथ कर मक्खन बनाना है और मक्खन को गर्म करके आपको घी बनाना है। ये प्रोसीजर अगर आप अप्लाई कर रहे हैं और उस घी का सेवन कर रहे हैं तो आयुर्वेद कहता है तेल बाहर से स्निग्ध रखता है शरीर को और घी अंदर से रखता है। तो इस घी का सेवन आपको करना है भोजन के साथ। और अगर शरीर में दर्द है, अधिक दर्द है, तो यही घी कुछ औषधियों के साथ भी मिलाकर या वैसे भी आप खाली पेट सुबह शाम गर्म पानी में, उबलते हुए गर्म पानी में एक एक कप आप अगर लेते हैं तो आपको विशिष्ट लाभ मिलता है, क्योंकि ये शरीर को भीतर से स्निग्ध करेगा। नसें सिकुड़ गई हैं, स्लिप डिस्क हो रही है, तेल की मसाज, घी का सेवन, ये सारी चीजें आपके शरीर को स्निग्ध बनाएंगी और धीरे धीरे ये दर्द होने बंद हो जाएंगे। भूल से भी ऐसा घी नहीं लेना है जो मलाई से या क्रीम से बनाया गया हो, ये जहर होता है। तो यहाँ पर मैं इस बिंदु को समाप्त कर रहा हूँ। अगले बिंदु तक ले जाने से पहले मैं आपसे आपके जो प्रश्न हैं अब तक के विषय को लेके ये पूछना चाहूंगा। मैं आपके फोन अनम्यूट कर रहा हूं। कोई प्रश्न हो अब तक के विषय को लेके तो पूछ लीजिए। एक बार और 5 तेल का नाम बता दीजिए गुरुजी। किस चीज का नाम? ये 5 तेल का नाम थोड़ा सा भूल गए, एक का। मुझे पता नहीं, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है। तो 5 तेल में से एक का नाम भूल गए प्रभु जी। 5 तेल हैं। पहला है सरसों, जो 12 महीने प्रयोग कर सकते हैं। मूंगफली का तेल अक्टूबर से शुरू कर दीजिए, मतलब 4-5 महीने मूंगफली का तेल। तिल का तेल 2-3 महीने, बादाम का तेल भी 2-3 महीने। तो ये 4-5 तेल हैं जिनका प्रयोग आपको सर्दियों में करना चाहिए। इसके अलावा कुछ मेडिसिनल मेडिकेटेड ऑयल्स भी होते हैं, जैसे अलसी का तेल, ये भी शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है, तो सर्दियों में इसका उपयोग भी कर सकते हैं। अन्य कोई प्रश्न? आचार्य जी, ये ओरिजिनल मिलेंगे कहाँ? आप ये खोज आपको करनी है। मैंने तो सिद्धांत बता दिया, अपने लोकल क्षेत्र में खोजिए, फिर भी नहीं मिलता तब उसके बाद संपर्क कीजिएगा, तब मैं आपकी सहायता करूंगा, क्योंकि पका पकाया मुझे नहीं देना है। आप थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, खोजिए, फिर मैं आपकी सहायता करूंगा। अन्य कोई प्रश्न? आचार्य जी, मालिश कितनी देर तक करनी है तेल बस के साथ? तेल आपने त्वचा पर लगाया है वो तेल एब्जॉर्ब हो जाए। और अगर शरीर में दर्द बढ़े हैं तो हमेशा मालिश दोपहर के समय भी, आजकल सर्दियां हैं तो 10-11 बजे मसाज करके शरीर में बैक पेन अगर वगैरह है तो आपको धूप की तरफ भी बैठना है। तो धूप भी हमारे तेल को शरीर में एब्जॉर्ब करने का काम करती है। अन्य कोई प्रश्न अब तक के विषय को लेके? आचार्य जी, जैसे हमने सुना है कि नारियल का तेल भी शरीर पे लगाना मतलब बताते हैं कि अच्छा होता है, क्या हम वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं? ये क्लास सर्दियों के लिए है, इसलिए मैंने नारियल को यूज अच्छा नहीं अच्छा, किया। ठंडा रहता है, वो ठंडा रहता है, हाँ, ठीक है, समझ ठंडा गए। होता है, बट जी वो जी। भी अमृत के समान है, उसे भी आप प्रयोग कर सकते हैं। और जो ये सारे तेल है, सरसों, तिल, मूंगफली, बादाम, इनमें से कोई भी हम अपने शरीर पे लगा सकते हैं? मतलब खाने के लिए तो सारे उचित हैं। मूंगफली का मूंगफली तेल का सिर्फ भोजन के लिए ही प्रयोग करना चाहिए, वो लगाने से फायदा नहीं होता है। तो इसके अलावा तिल का तेल, बादाम का तेल, पीली सरसों का तेल, ये सब आप खा भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं। धन्यवाद। अन्य कोई प्रश्न नहीं तो आइए अगले बिंदु की तरफ ले चलते आचार्य जी नमस्कार। हैं। जी, आचार्य जी, जानना चाह रहा हूँ, ये तिल का तेल जो है इसको सब्जी में, दाल में घी की तरह डाल के खा सकते हैं क्या? हाँ, तिल को देसी घी की तरह सर्दियों में प्रयोग किया जा सकता है, बिल्कुल कर सकते हैं। जी, अन्य कोई और प्रश्न? गर्म पानी में, जैसे गर्म पानी में घी यूज करता हूँ तो उसकी जगह हाँ, ऑप्शन? नहीं नहीं, तेल को भोजन के साथ ही आपको लेना है, भोजन के साथ मिलाकर, अलग से गर्म पानी में मिलाकर मत लीजिएगा। एक काला होता है जी। गुरुजी, एक सफेद तिल होता है, कौन सा तिल बेहतर आता है? दोनों ही बेहतर हैं, काले तिल की क्वालिटी ज्यादा उत्तम होती है। बाकी कोई भी मिले उसका प्रयोग करिए, काला तिल थोड़ा और मेडिकेटेड होता है। अन्य कोई प्रश्न? आइए अगले बिंदु की तरफ ले चलता हूं। अगला बिंदु है हमारे बर्तन, सर्दियों में किन बर्तनों का उपयोग करना चाहिए। वैसे तो हम अपनी आयुर्वेद की जो कक्षाएं चलती हैं उनमें आपको
आपसे बता देते हैं कि प्लास्टिक, एल्युमिनियम और टेफ्लॉन, ये 3 तरह के बर्तन तो बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करने हैं। और सर्दियों में हमें उन बर्तनों का उपयोग करना चाहिए पानी का सेवन करने के लिए, जिनकी तासीर गर्म होती है, जिनकी प्रवृत्ति गर्म है। तो तांबा और सोना, ये दोनों गर्म धातुएं होती हैं। तो तांबे के बर्तन में 8-10 घंटे रखा हुआ पानी गर्म हो जाता है, ये शरीर को गर्माहट देता है। तो जिन्हें बैक पेन होते हैं, उन्हें तांबे की बर्तनों में, जिनके शरीर में दर्द है, उन्हें गर्माहट अगर उन्हें चाहिए तो उन्हें तांबे के बर्तन का पानी उन्हें सेवन करना चाहिए। प्लस अगर सोने का प्रयोग भी आप करते हैं, तो अब सोने के बर्तन बनाना तो संभव नहीं है, तो सोने की कोई धातु हो, पुराना कोई जेवर हो, या आप अपने जार में या किसी भी बर्तन जहाँ स्टोर करते हैं आप पानी, उसमें आप डाल दीजिए। तो ये आपको इम्यूनिटी भी बढ़ाएगा, आपकी शरीर की ताकत भी बढ़ाएगा, शरीर के दर्द में भी आराम देगा और वायु को भी नियंत्रित करता है। इसी तरह सर्दियों में हमें हमेशा सर्दियों के फल ही खाने चाहिए। आप सर्दियों में गर्मियों के फल या गर्मियों की सब्जियां खाएंगी तो नुकसान करती हैं। तो जो सर्दियां होती है, इसमें एप्पल जो है, सेब सर्दियों का है, नॉर्मली इसे लोग गर्मियों में भी खाते हैं, वो गलत है। तो वो इसलिए कि वो कोल्ड स्टोरेज से आ रहा है, अवेलेबल है, तो लोग इसे गर्मियों में भी खा रहे हैं, ऐसा नहीं करना। पपीता गर्म होता है, सर्दियों के लिए होता है। जो पाइन एप्पल होता है, ये गर्म होता है, सर्दियों के लिए होता है। अमरूद दोनों सीजन में होता है, दोनों में खा सकते हैं। संतरा ये भी सर्दियों के लिए होता है। तो ये सारी चीजें हमें सर्दियों के मौसम में खाएंगे, आपकी इम्यूनिटी इम्प्रूव्ड रहेगी। अब जो हमारी सब्जियां हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने कई लोगों को देखा है माइग्रेन से पीड़ित होते हुए, स्पॉन्डिलाइटिस से पीड़ित होते हुए, कब्ज से, बैक पेन से पीड़ित होते हुए। और वो क्यों होता है? क्योंकि वो सर्दियों की सब्जी गर्मियों में, गर्मियों की सब्जी सर्दियों में खाते हैं। मई जून की भयंकर गर्मियों में मैंने कई लोगों को मटर पनीर खाते हुए देखा है, शिमला मिर्च। तो स्क्रीन पर जो तस्वीरें आपको सब्जियों की दिख रही हैं, इन्हें नोट कर लीजिए अगर आप इन्हें पहचानते हैं, जिनमें आलू है, बीन्स है, मटर है, शकरकंद है, कैरट है, पंपकिन है, पत्ता गोभी है, फूल गोभी है। तो याद रखना, ये जितनी भी सब्जियां आपको दिख रही हैं, ये सर्दियों की सब्जियां होती हैं। और सर्दियों की सब्जियां धीरे धीरे डाइजेस्ट होती हैं, और ये धीरे धीरे जब डाइजेस्ट होती हैं तो ये वायु को भी बिगाड़ती हैं, इसलिए दर्द होता है। तो सर्दियों की सब्जियां अगर गर्मियों में खाओगे तो बहुत अधिक दर्द होगा, सर्दियों में कुछ कम होता है। तो हमेशा सर्दियों की सब्जियां सर्दियों में ही खानी चाहिए। तो स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं, ये सर्दियों की सब्जियां ने कभी भी गर्मियों में नहीं खाना। आलू गर्म होता है, लोगों को नॉर्मली नॉलेज नहीं है, तो हम क्या करते हैं, गर्मियों में जब हम लौकी बनाते हैं, तोरी बनाते हैं, जो गर्मियों की सब्जियां हैं, और उसमें बहुत सारे आलू डाल देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आलू, हाँ, आलू में कार्ब होते हैं जो ऑयल के साथ, मीठे के साथ मिलकर प्रोटीन बनाते हैं, शरीर को ताकत देते हैं, अच्छे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स लेने चाहिए। परंतु अगर आप गर्मियों की सब्जियों में बहुत अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स आलू मिलाओगे तो वो डाइजेस्ट ही नहीं होगा, क्योंकि गर्मियों में हमारी जठराग्नि एकदम से भड़कती है, तो लौकी को तो डाइजेस्ट कर लेगी, आलू को नहीं कर पाएगी। इसलिए गर्मियों में कोशिश ये करें कि गर्मियों में आलू की चीजें कम खाइए, कंपैरेटिवली कम, उसकी इनटेक थोड़ा कम हो जाना चाहिए। इसके अलावा मसाले समझ लीजिए, तो जो गरम मसाले होते हैं, ये वास्तव में सर्दियों के लिए ही होते हैं। 20-25 मसालों का कॉम्बिनेशन होता है, तो इसे गर्मियों में तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। गर्मियों के मसाले अलग होते हैं, जिसे मैं अलग क्लास में विस्तार से डिफाइन करता हूं। सर्दियों के मसाले अलग होते हैं। तो जो गरम मसाला होता है, इसमें भी जो विशिष्ट मसाले हैं उसे बता देता हूं। तो मैंने अभी अभी बताया, सर्दियों में हमेशा वायु बिगड़ती है। तो गरम मसालों में कुछ मसाले ऐसे हैं जो वायु के लिए ही बने, वायु का शमन करने के लिए ही बने हैं, जैसे मेथी और कलौंजी। हमेशा याद रखिए, जब भी आप गोभी बनाएं, जब भी आप राजमा बनाएं, छोले बनाएं, पनीर बनाएं, कोई भी हैवी चीज बनाएं, सर्दियों की कोई भी सब्जी बनाएं,
कोई भी दाल बनाएं जो हैवी होती हैं। नॉर्मली सभी दाल वायु को बिगाड़ती हैं, पर सर्दियों की दाल अधिक वायु को बिगाड़ती है, जैसे उड़द, जैसे राजमा, जैसे छोले। तो ये दालें वायु को बिगाड़ती हैं। तो हमेशा जैसे कढ़ी बनाते हैं, उत्तर भारत में कढ़ी बनती है, ये भी वायु को बिगाड़ती है। तो ऐसी चीजों को सेवन करते समय हमें मेथी और कलौंजी उसमें डालनी चाहिए। अब आप इस चीज को ऑब्जर्व करना, जब आप मटर खाओगे या गोभी खाओगे बिना मेथी के तो वो गैस बनाएगी, और मेथी डालोगे तो कंपैरेटिवली उसकी जो इंटेंसिटी है वो थोड़ी कम हो जाती है। सर्दियों में वायु तो बिगड़ती है, पर आपने देखा होगा जब सर्दियां शुरू होती हैं तो हमारा कफ बिगड़ता है, गले खराब हो जाते हैं, नज़ला जुकाम हो जाता है, सर्दियां आ जाती हैं। और अगर हमारी इम्यूनिटी कम है, या फिर हमने सर्दियों में, मिड सर्दियों में, भरी सर्दियों में प्रिकॉशन नहीं रखी, तो मिड विंटर्स में भी हमारा कफ बिगड़ता है। और कफ को दूर करने का काम कौन करता है? अजवाइन। तो अजवाइन सर्दियों में सेवन करना चाहिए। कब? अगर लगे कि सर्दी लग गई है, ठंड लग गई है, तो अजवाइन का सेवन हमें करना चाहिए। अजवाइन में एक अच्छा गुण ये है कि अजवाइन कफ तो दूर करता ही है, ये साथ में वायु को भी नियंत्रित रखता है। तो सर्दियों में अजवाइन आपके लिए अमृत के समान है। दूध हमें पीना चाहिए, अभी अभी मैंने बताया था घी के संबंध में, पर दूध भी हमें सेवन करना चाहिए। तो दूध कौन सा? भैंस का जहर है, पेट के तापमान पर पचेगा नहीं, तो हार्ट के समस्याएं भैंस के दूध से आती हैं। जर्सी गाय का जो दूध पिएंगे, जिसकी कमर बिल्कुल फ्लैट होती है, तो ये आपके मानसिक रोगों को बढ़ाएगा, इम्यूनिटी को कम करेगा। तो एक ही दूध बचा देसी नस्ल की गाय का, जिसकी कमर पे हम्प है। पर दूध भी वायु को बिगाड़ता है। हाँ, दूध कंप्लीट फूड है, इसलिए 12 महीने इसका सेवन करना चाहिए। पर सर्दियों में ये विशिष्ट रूप से, गर्मियों में तो पच जाता है, पर सर्दियों में वायु को थोड़ा बिगाड़ता है। और 12 महीने भी आप पिएंगे तो वायु हमेशा, दूध की प्रवृत्ति है वायु कारक, ये वायु दोष इसमें होता ही होता है। इसलिए गर्मियों के सीजन में मैं हमेशा बताता हूं कि सौंफ मिलाकर ही पीना चाहिए। पर सर्दियों में क्या मिलाना चाहिए? सौंठ, अदरक, काली मिर्च, लौंग, पीपली जो होती है, इस तरह की चीजें आपको सर्दियों में मिलानी चाहिए। अगर ये समझ में ना आ रही हो चीजें, तो मार्केट में बाबा रामदेव जी की दुकान पे एक चूर्ण मिलता है, त्रिकटु चूर्ण, उनका भी ले सकते हैं, किसी और का भी ले सकते हैं। बट ये है कि वो थोड़ा सनातन धर्म के लिए कार्य कर रहे हैं ठीक ठाक, तो उनसे लेंगे तो ज्यादा फायदा है। तो उनका ये त्रिकटु चूर्ण आप उपयोग कर सकते हैं दूध में, सर्दियों के समय में त्रिकटु, और गर्मियों में सौंफ, वो ठंडी होती है, और इलायची। इस तरह से मीठा शरीर को ऊर्जा देता है, और सर्दियों में हमें धीरे धीरे ऊर्जा चाहिए, और चाहिए सर्दियों में अधिक ऊर्जा चाहिए। तो इसलिए आपने देखा होगा हमारे पूर्वज, हमारी पुरानी घर की महिलाएं, दादी नानी सर्दियों में लड्डू बनाया करती थी, गोंद के लड्डू, गुड़ के लड्डू, तिल के लड्डू, बहुत सारे लड्डू सर्दियों में ही बनते थे। मीठा सर्दियों में ज्यादा खाया जाता है क्योंकि एनर्जी चाहिए। तो मीठा बंद मत कीजिए। बस मीठे की एक पहचान है कि मीठा लाल रंग का होना चाहिए, यानी गुड़, यानी शक्कर, यानी लाल खांड और शहद, इनका सेवन सर्दियों में थोड़ी अधिक मात्रा में हमें करना चाहिए। गेहूं का आटा बिल्कुल भी हमें सेवन नहीं करना है। गेहूं का आटा गर्मियों में भी नहीं करना, सर्दियों में भी नहीं करना। ग्लूटेन फ्री आटा सेवन करना है। ग्लूटेन क्या करता है? ये गेहूं के आटे में पाए जाने वाला एक पदार्थ होता है, ये आंतों से चिपक जाता है और आंतों को रूखा करता है, और रूखी होंगी तो वो सिकुड़ने लगेंगी। तो जो लोग 20 साल से, 30 साल से, 40 साल से गेहूं की रोटियां खा रहे हैं, उनकी आंतें सिकुड़ जाती हैं। 60-70 साल की आयु में जाके कब्ज और अनेकों पेट की समस्याएं होती हैं। तो गेहूं का आटा तो नहीं खाना। फिर सर्दियों के आटे कौन से बचे? तो सर्दियों में ज्वार का आटा, बाजरे का आटा, रागी जिसे मंडवा भी कहते हैं, और मक्की का आटा, ये 4 आटे नॉर्मली अवेलेबल हो जाते हैं, आराम से अवेलेबल हो जाते हैं। इसके अलावा भी आप अपने लोकल क्षेत्र में
लोकल किसानों से भी पता कर सकते हैं कि आपके लोकल क्षेत्र में और कौन से आटे हैं सर्दियों में खाए जाने वाले, तो उन आटों का सेवन भी आप सर्दियों में कर सकते हैं। कुछ आटे ऐसे होते हैं जो हमेशा गर्मियों में ही खाए जाएंगे, उनका सेवन हमें सर्दियों में नहीं करना। यहाँ तक के बिंदु को लेके अगर किसी के मन में प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, मैं आपके फोन अनम्यूट कर रहा हूँ। जी, प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। यहाँ नमस्ते आचार्य जी। जी अंश जी पूछिए। ये कद्दू तो 12 मास खाया जा सकता है ना आचार्य जी? हाँ बिल्कुल खाया जा सकता है, पर एक छोटा सा नियम है, समझ लीजिए। हरा कद्दू थोड़ा सा कम गर्म होता है, गर्म वो भी होता है, कम होता है, उसे मध्य कह सकते हैं। तो वो आप गर्मियों में सर्दियों में भी खा सकते हैं। और जो पेठा होता है, सफेद कद्दू कह लीजिए इसे, वो ठंडा होता है। तो गर्मियों के लिए सफेद पेठा, हरे रंग का पेठा 12 महीने, और जो पीले रंग का है, जो पक पक कर बिल्कुल पीला हो गया है, वो गर्म होता है, तो वो सर्दियों में सेवन करना चाहिए। जी धन्यवाद आचार्य जी। अन्य कोई आचार्य जी, गर्मियों के लिए आटा कौन सा सही रहेगा? गर्मियों के लिए चने का आटा अमृतमय होता है, जौ का आटा अमृतमय होता है। हालांकि जौ हम सर्दियों में भी खा सकते हैं, पर थोड़ा सा ठंडा होता है। म्यूट, प्रश्न पूछ के म्यूट करना है जी। तो जौ को हम 12 महीने भी आचार्य जी, जी सर्दियों में चने का आटा नहीं खा सकते क्या? खा सकते हैं। चने का आटा एक तरह से सम होता है, मतलब सर्दियों में भी खा सकते हैं, क्योंकि वो भी ऊर्जा देता है। परंतु नॉर्मली उसकी तासीर थोड़ी सी, क्योंकि बहुत अधिक गर्म नहीं होता, तो इसलिए गर्मियों में हम उसे अधिक सेवन करते हैं। पर चूंकि सर्दियों में हमें विशिष्ट गर्माहट चाहिए, इसलिए ऐसे आटे ना खा के जो विशिष्ट रूप से परमात्मा ने सर्दियों के लिए बनाए हैं, उनका सेवन करेंगे तो अधिक फायदा होगा। तो उसमें ज्वार और बाजरा नंबर 1 आते हैं। आचार्य जी, मैं काली मिर्च की तरह एक सफेद मिर्च ना, उसके बारे में जानना चाहती हूँ। देखिए, सफेद मिर्च भी गर्म होती है, मिर्च जितनी है ये सभी गर्म होती हैं, परंतु सफेद मिर्च एक विशिष्ट मसाला है जो विशिष्ट रूप से मस्तिष्क और आंखों के लिए कार्य करता है। तो औषधि के रूप में इसे, जो भी आप मीठा वगैरह बना रही हैं, तो सर्दियों में इसका प्रयोग आप कर सकते हैं, किसी भी डिश में यूज कर सकते हैं, गर्मियों में नहीं करना। धन्यवाद जी। अन्य कोई प्रश्न अब तक के विषय को लेके? गुरु जी, एक आयुर्वेदाचार्य बताए थे कि बच्चा के लिए शुभ रहता आलू है। आलू खाने से कोई प्रॉब्लम हो तो आलू खाने का मना करते हैं। सूर्य कुमार जी प्रश्न रखिए जल्दी से। जी गुरु जी, एक आयुर्वेदाचार्य बता रहे थे कि दूध है कि बच्चों के लिए रहता है, बड़ों के लिए बढ़िया नहीं रहता है। दूध बड़ों के लिए नहीं रहता, तो उनसे पूछिए फिर आयुर्वेद में क्यों लिखा हुआ है दूध पीने का सिद्धांत। श्री राम, श्री कृष्ण, ऋषि वशिष्ठ, विश्वामित्र, ये सब क्यों लड़ मर रहे थे दूध के लिए? तो ऐसा नहीं, दूध सबके लिए है, पर हाँ, हम गलत सिद्धांतों को सही से ना समझने के कारण हम भ्रमित हो जाते हैं। दूध वायु कारक होता है, ये समझ लीजिए, दूध वायु कारक होता है। तो बच्चे तो इसे आराम से डाइजेस्ट कर लेते हैं, पर जब आयु बढ़ती है और वृद्धावस्था आती है, तो दूध को पचाना थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है। तो हाँ, बड़े बूढ़े लोगों को अवॉइड कर सकते हैं अगर उन्हें लगे ऐसा कि दूध नहीं पच रहा है। तो फिर भी आयुर्वेद कहता है दूध पचाने के तो 2 तरीके हैं, गर्मियों में सौंफ, सर्दियों में सौंठ, ऊपर से घी भी डालना है। तो बूढ़े व्यक्ति भी जो 100 साल के हैं, वो भी दूध को पचा सकते हैं अगर प्रॉपर तरीके से लिया जाए। फिर भी कोई अवॉइड करना चाहे बुढ़ापे में तो कर सकता है, वायु कारक है। किसी को शरीर में दर्द होते हैं, बैक पेन होता है, मेरे से बहुत लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत अधिक प्रॉब्लम होती है माइग्रेन की, बैक पेन की, तो मैं कुछ समय के लिए छुड़वा देता हूँ, ऐसी सारी चीजें छुड़वा देता हूँ जो वायु कारक होती हैं, तो जल्दी आराम मिलता है। जब वो ठीक हो जाते हैं फिर शुरू कर देते हैं विद प्रिकॉशंस। तो प्रिकॉशंस, नियमों का उपयोग होना चाहिए। अन्य कोई प्रश्न? संजू जी आप क्या कह रही थी? जी आचार्य जी, कुछ लोग आलू खाने का बिल्कुल मना करते हैं, क्यों?
मुझे क्या पता, आप पूछिए। आयुर्वेद तो कहता है खाने चाहिए, सर्दियों में खाने चाहिए। शकरकंद और आलू दोनों भाई बहन होते हैं। तो सर्दियों में शकरकंद आप देखोगे मेट्रो सिटीज में, सिनेमा घरों के बाहर शकरकंद की चाट बिकती है। तो शकरकंद खानी चाहिए। वो इसलिए मना करते हैं एक्चुअली कुछ लोग जो बहुत अधिक अहिंसावादी हैं, जो अहिंसा के गलत अर्थों को समझते हैं, वो कहते हैं जो जमीन में उग रही चीज है वो तामसिक होती है और ये मन में हिंसा के भाव बढ़ाती है। इस सिद्धांत से वो मना करते हैं, पर उन्हें अधूरी नॉलेज है, आयुर्वेद के को उन्होंने ढंग से पढ़ा नहीं, इसलिए ऐसा बोलते हैं। कंदमूल श्री राम भी खाया करते थे, सब खाते थे। हाँ, मैंने आपको बता दिया, वो पूरी तरह गलत भी नहीं है। आलू हुआ, प्याज हुआ, लहसुन हुआ, कुछ चीजें ऐसी हैं जो थोड़ी सी तामसिक होती हैं, तो उसको थोड़ा कम खाना चाहिए बस। पर ये कहो कि खाना ही नहीं है, वो गलत है। अन्य कोई प्रश्न? आचार्य जी, ज्वार, बाजरा, मक्के आटे में गेहूं का आटा मिला सकते हैं? गेहूं वर्जित है, निषिद्ध है, बिल्कुल। निषिद्ध है। पर हाँ, शुरुआत में आपको लगे कि रोटी नहीं बनेगी ज्वार बाजरे की, तो गेहूं के साथ मिलाकर ले लीजिए। पर कोशिश यही रखिए कि एक दिन अपने घर से गेहूं के आटे को बंद ही कर दें। आइए अगले बिंदु की तरफ ले चलता हूं मैं आपको। अब अंतिम बिंदु बचे हैं, इन्हें भी समझ लेते हैं। अगला बिंदु है दालों के बारे में। तो दाल कौन सी हमें सेवन करनी चाहिए? तो याद रखिए, सभी दालें कुछ ही ना किसी मात्रा में वायु को बढ़ाती हैं, परंतु कुछ दालें ऐसी होती हैं जो वायु को अधिक बढ़ाती हैं। तो भाई गर्मियों में तो बिल्कुल भी सेवन नहीं करनी है, ये सर्दियों के लिए ही बनी है। और इसमें सबसे अच्छी दाल जो है उड़द की दाल, ये बहुत अच्छी दाल होती है और सर्दियों में ही खाई जाती है। जब मौसम बदलते हैं, नवरात्रे आते हैं अक्टूबर में, तब से हम उड़द की दाल खाना शुरू कर देते हैं। परंतु हो क्या रहा है कि गर्मियों में भी मैंने लोगों को उड़द की दाल खाते हुए देखा है। और उड़द की दाल से भी अधिक वायु को जो बढ़ाती है वो होती है राजमा, जिसे राजमांस भी कहते हैं। तो आपको ऐसी दालों का सेवन नहीं करना चाहिए। तो ये दालें सर्दियों की दालें हैं, इनका सेवन आपको सर्दियों में ही करना है। एक होती है मसूर की दाल। की दाल शरीर को गर्माहट देती है, तो आपने देखा होगा, और जल्दी डाइजेस्ट हो जाती है, लंबा समय नहीं लगाती, गर्माहट भी देती है। तो इस लॉजिक से ये दाल भी सर्दियों में ही खानी चाहिए। मूंग की दाल सर्दियों में नहीं खानी चाहिए, ये हमेशा गर्मियों के लिए बनी है। तो इसलिए हमेशा जब गर्मियां आती हैं तो खिचड़ी जो होती है ना, खिचड़ी ये अमृतमय भोजन होता है। तो गर्मियों में मूंग की दाल की खिचड़ी और सर्दियों में उड़द की दाल की खिचड़ी का आपको सेवन करना चाहिए। तो ये दालें हमेशा आपको सर्दियों में इनका सेवन करना। एक दाल और है जो 12 महीने खा सकते हैं, वो नाम उसका मैं भूल रहा हूँ, क्योंकि ये सर्दियों की क्लास थी, मैंने यहाँ पे उसका नाम ऐड नहीं किया। लोबिया। तो ये इसे राजाओं का, इसे दालों का राजा कहा गया। तो लोबिया बिल्कुल सोयाबीन की तरह होती है, और सोयाबीन की दाल जहर है। तो एक साजिश के तहत लोबिया इस देश से खत्म किया जा रहा है और सोयाबीन को रिप्लेस किया जा रहा है, क्योंकि सोयाबीन कहाँ उगता है? विदेशों में, यूरोप में ज्यादा होता है। तो यूरोप की फसल भारत के लोगों को खिलाई जा रही है सोया प्रोटीन के नाम पे, सोया चाप के नाम पे, सोया पनीर के नाम पे। सोयाबीन जहर है, सोयाबीन से बनी हुई हर एक वस्तु का सेवन करना जहर है। तो आपको लोबिये को फिर से डिमांड करनी है, किसानों से, दुकानदारों से लोबिया खरीदना है। 12 महीने लोबिया का सेवन कीजिए। संसार की सबसे पवित्र दाल है, सबसे सुंदर दाल है, दालों का राजा आयुर्वेद में इसे कहा गया। कुछ विशिष्ट ड्राई फ्रूट्स होते हैं जो सर्दियों में जिनका सेवन हमें करना चाहिए, जैसे अखरोट, बादाम और छुआरे। ये हमेशा सर्दियों में इनका सेवन करना चाहिए, लंबा समय लेते हैं डाइजेस्ट होने में। तो कोशिश ये कीजिए कि 3-4 घंटे भिगो दें। अगर नहीं भिगोएंगे तो 10, 15, 12, 16 घंटे लगेंगे। भिगो कर खाएंगे तो 8 घंटे में पच जाएगा। और हमेशा
जितने भी ऐसे बीज वाले चीजें होती हैं, अगर उन पर छिलका है तो छिलका उतार कर ही उनका सेवन करना है। जैसे बादाम को अगर भिगो दिया है तो छिलका उतारना जरूरी है, और नहीं भिगोया है तो आप ऐसे भी खा सकते हैं, पर लंबा समय लेता है। तो अगर बादाम के साथ प्रिकॉशन ये रखनी है कि हमेशा उसका छिलका उतार कर ही खाना है। अब अंतिम बिंदु जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये है सुपर फूड। विंटर्स के लिए, सर्दियों के लिए सुपर फूड क्या है? हमारी जो आयुर्वेद की दूसरी क्लासेस होती हैं उसमें हम बताते हैं ओवरऑल हमारे लिए सुपर फूड क्या है, पर ये विंटर्स के लिए स्पेशली क्या है। तो याद रखना, सर्दियों का जो अमृत है वो है आंवला। और आंवले के गुण समझ लीजिए। आंवला त्रिदोष नाशक है, यानी ये वायु के बीमारियों को भी ठीक करेगा, शरीर के दर्द भी ठीक करेगा, ये एसिडिटी को भी रेगुलेट करता है। विचार करो, प्रकृति का एक अमृत, चमत्कार, कितनी खट्टा होता है, पर इसे अगर कम मात्रा में खाया जाए, कम मात्रा मतलब दिन भर में एक आंवला, सर्दियों में आधा सुबह आधा शाम, अगर कम मात्रा में आंवले को खाया जाए तो ये पित्त को भी नियंत्रित करता है। एसिड होने के बावजूद भी शरीर की एसिडिटी को रेगुलेट करता है, इसलिए त्रिदोषनाशक सर्दियों का अमृत है। 12 महीने खा सकते हैं, परंतु सर्दियों में कभी नहीं छोड़ना, इसको हमेशा खाना है। और सबसे अच्छा तरीका क्या करो, सुबह उठो खाली पेट आधा आंवला लो, एक व्यक्ति के लिए आधा आंवला, 2 व्यक्ति के लिए एक आंवला, उसको घिस लो पानी में, पका लो। पानी कितना होना चाहिए? एक व्यक्ति के लिए 1 कप पानी, तो एक व्यक्ति आधा आंवला घिस के 1 कप पानी में, और उसमें 2 चम्मच मिलाए घी, टेस्ट के लिए मिला ले नमक, और टेस्ट के लिए मिला ले थोड़ा सा मीठा। और ये चाय अगर आप सुबह और रात को सोते समय पीते हैं, चैलेंज देता हूं, शरीर की सभी बीमारियां अपने आप ठीक होने लगती हैं। आपको पूछने की जरूरत नहीं है। बैक पेन हो ठीक हो जाएंगे, थायराइड हो ठीक हो जाएगा, हार्मोनल इश्यूज हो ठीक हो जाएंगे। ये सुपर फूड है जो मैं आपको बता रहा हूं। सर्दियों में आंवले की चाय में घी मिलाकर आप लेते हैं, अमृतमय है। इसी तरह च्यवनप्राश, 48 जड़ी बूटियां होती हैं, 5 तरह की भस्में होती हैं। और आपको एक विधि, एक रेसिपी का एक चीज बताता हूं बहुत अच्छी, कि च्यवनप्राश हमेशा बनने के बाद उसे शहद में घोटा जाता है, और नॉर्मली ये कोई नहीं करता। तो जो प्रॉपर विधि से शहद बना रहे हैं, प्रॉपर विधि से च्यवनप्राश बना रहे हैं, वो च्यवनप्राश आपको सर्दियों में लेना चाहिए। ये कफ और वायु दोनों को नियंत्रित करता है। मैंने आपको कद्दू बताया खाने के लिए, बिल्कुल खाना। शहद सर्दियों के लिए अमृत है, खाना चाहिए। ज्वार, मैंने अभी अनाज बताया ना, ज्वार, बाजरा, रागी, मंडवा, ये 4-5 मैंने आपको बताए हैं अनाज सर्दियों के लिए। इनमें जो अमृत है सर्दियों में भी, इन सर्दियों के अनाजों में भी जो सबसे ऊपर है वो है ज्वार। तो ज्वार किसी भी रेट पे मिल जाए, छोड़ना मत। थोड़ी सी मात्रा में रोज ज्वार थोड़ा थोड़ा लेना शुरू करो। कई ऐसे आयुर्वेद के डॉक्टर्स को मैं देखता हूं, जानता हूं कि वो प्रेगनेंसी तक नॉर्मल करवा रहे हैं ज्वार और बाजरा सर्दियों में खिलाकर। ज्वार और बाजरा अगर आपकी डाइट में है तो न्यूट्रिशन की कभी कोई समस्या नहीं आएगी। एक आयुर्वेद में एक वस्तु परमात्मा ने ऐसी बनाई है, जब सर्दियां आती हैं तो क्या होता है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन धीमा हो जाता है, आलस भी आता है, ठंड भी लगती है, तो हम रजाई में दुब के बैठे हैं, ज़्यादा काम नहीं करते, जब भी मौका मिलता है आलस आने लगता है, तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा धीमा हो जाता है सर्दियों में। तो परमात्मा ने एक चीज बनाई जिसे खाने से हमारा ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है और गर्मी बढ़ती है, शरीर में गर्मी का एहसास होता है। तो ये क्या है, सर्दियों का वरदान है केसर। तो कितना खाना है? 1 पत्ती केसर की। केसर भी 2 तरह का आता है बाजार में, एक ईरानी केसर जो 90% आपको बाजार में यही मिलेगा। इसकी पत्तियां पतली पतली होती हैं, लंबी लंबी पतली पतली, और अगर ऐसे रगड़ोगे तो टूट जाएंगी। ये नकली केसर है, नकली नहीं, यूं कह सकते हैं कम इफेक्टिव है। असली जो केसर होता है वो होता है कश्मीरी केसर। इसकी पत्तियां मोटी, लंबी और हार्ड होती हैं, आप ऐसे रगड़ोगे टूटेंगी नहीं।
इसकी एक पत्ती रोज अगर सर्दियों में आप अपनी जीभ पर डाल लेते हैं तो ये ब्लड सर्कुलेशन को तेज करती है, और जब ब्लड सर्कुलेशन तेज होगा तो क्या होगा, हमारी पेन में रिलीफ मिलता है। तो जिसको भी शरीर के दर्द हैं, गठिया, जोड़ों के दर्द, बैक पेन, माइग्रेन, शरीर में जहां जहां दर्द है, रोज एक पत्ती केसर खाने से ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है, दर्द कम होने लगते हैं। ये टेम्परेरी रेमेडी है, तो आप केसर भी खा सकते हैं। घी का मैंने आपको बता ही दिया। घी नॉर्मली वायु और पित्त के लिए बना है, पर सर्दियों में तो वायु रूप से बढ़ जाती है। तो सर्दियों के लिए आयुर्वेद में एक औषधि घी से बनाई जाती है जिसे कहते हैं पंचगव्य घृत। मार्केट में आपको मिल सकता है। अच्छे जो ब्रांड हैं वो 10-10 हजार रुपए लीटर तक बेचते हैं, पर इतना महंगा होता नहीं, क्योंकि हमारी तो अपनी गौशाला है, अपनी चीजें हैं, तो हम जब बनाते हैं तो 3-4 हजार रुपए के बीच में इसकी कॉस्ट आती है। पर ये भी त्रिदोष नाशक होता है, और इसकी एक ही चम्मच लेनी होती है सर्दियों के समय में, और ये बहुत अच्छी कफ और वायु की रेमेडी है। शरीर के इन्फेक्शंस को भी मिटाता है। अगर आप इन चीज़ों का उपयोग सर्दियों में करते हैं तो शरीर के दर्द बिगड़ी हुई वायु के कारण जो हो रहे हैं वो धीरे धीरे दूर होते हैं। और इसमें भी सबसे ऊपर जिस चीज़ का नाम है वो है प्राणायाम। सर्दियों में कभी प्राणायाम करना बंद मत कीजिए। प्राणायाम 4 ही होते हैं, इनमें से 2 आपको करने नितांत आवश्यक हैं अगर आपके शरीर में वायु बिगड़ रही है। ये है बाह्य प्राणायाम और अभ्यंतर प्राणायाम। उसके लिए हमारी अष्टांग योग की कक्षाएं चलती हैं, उन कक्षाओं से जुड़िए। अभी रविवार को ही खत्म हुई है 3 दिवसीय कक्षा हमारी, तो इन कक्षाओं से जुड़ेंगे। इसमें हम योग के सभी बिंदु आपको सिखाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर ये क्लास हमारी समाप्त होती है। स्क्रीन पर मेरा नंबर आप देख रहे हैं, इस नंबर को आप अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं। स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो, अगर आप पूछना चाहें, कल दिन में भी हर दिन 10 बजे से 12 बजे तक आप मुझसे चर्चा कर सकते हैं। और इस समय भी मैं आपका फ़ोन अनम्यूट कर देता हूं। कोई प्रश्न हो बीमारियों को लेके या कोई डाउट हो अब तक के विषय को लेके तो आप पूछ लीजिए। जी, कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। गुरुजी, आंवले की चाय जिनके जोड़ों में दर्द है वो भी सुबह शाम ले सकते हैं क्या? बिल्कुल, अगर आप लेंगे तो जल्दी आराम मिल जाएगा। लेकर देखिए, महीना भर लेकर देखिए। जी, पर अधिक नहीं लेना है, अधिक नहीं लेना, मैंने पहले ही बता दिया। आधा ही आंवला। एक व्यक्ति के लिए आधा आंवला, ठीक है? ठीक। अच्छा, इसमें नमक और याद रखना, एक दोनों देता हूँ आंवले के संबंध में। आंवला अगर आप बिना घी के साथ लेंगे तो ये पित्त को बढ़ा देता है। त्वचा पर सफेद दाग अगर हैं तो वो बढ़ने लगते हैं। तो हमेशा आंवला या कोई भी खट्टी चीज घी के साथ मिलाकर लेनी चाहिए। तो आंवला टी में हमेशा घी मिलाना है, तभी वो फायदा करेगा। क्या चाय में भी घी मिला सकते हैं? दोबारा बोलिए। चाय में भी घी मिला सकते हैं? चाय अगर काली पत्ती की लेते हैं तो वो तो जहर है। मैं आंवले की चाय में, आंवले के पानी जो तो कह रहा हूँ, आंवले की टी में, आंवले की चाय में घी मिलाकर ही पीना है, बिना उसके नहीं पीना है। तो मतलब उस पानी में घी मिला सकते हैं। डायबिटीज हो, कोलेस्ट्रॉल हो, माइग्रेन हो, बैक पेन हो, लोअर बैक पेन हो, हार्मोनल समस्याएं हो, और मैं कहता हूँ कैंसर भी ठीक हो सकता है। करके देखिए। ये गैस की समस्या है बहुत ज्यादा, इसे ठीक हो जाएगी, करके देखिए। ठीक हो जाएगी, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब हमारे पास 1-2 महीने और बचे हैं सर्दियों के, तो 1-2 महीना आपको करना है और देखना है कितना परिणाम मिलेगा। चीनी वगैरह डाल सकते हैं उसमें? आप हमारी प्राकृतिक दिनचर्या की दूसरी क्लास जरूर कीजिए, उसमें हम बताते हैं चीनी जहर है, देसी खांड का या इस समय गुड़ का उपयोग आपको करना है। नहीं, मैं तो गुड़ कर लूंगी। ठीक है। अन्य कोई प्रश्न? गुरुजी, मम्मी की उम्र 56 वर्ष है, तो उनके एक आंख में नाखूना टाइप का हो गया है ना, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? क्या हो गया है, समझ नहीं आया। नाखूना होता है ना, जो काले हिस्से के साइड में सफेद हिस्सा होता है ना, उसमें से कोई नाखूना टाइप का, यानी कुछ पस टाइप का वो आंख में बढ़ रहा है ना, माड़ा टाइप का मतलब। नहीं, आप डॉक्टर को दिखाइए। देखिए, मैं ना लाइफ स्टाइल से रिलेटेड जो समस्याएं हैं
उनके बारे में आपको सुझाव दे सकता हूँ, पर हो सकता है ये कोई इन्फेक्शन हो या कुछ हो। अगर हाँ मोतियाबिंद है तो अलग बात है, वो लाइफस्टाइल डिजीज है। पर मोतियाबिंद नहीं है, कुछ और है, तो आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। जी। मोतिया के लिए क्या कर सकते हैं, जो कैटरेक्ट होता है उसके लिए? अगर किसी को भी कैटरेक्ट की समस्या है तो हमेशा कैटरेक्ट कब होता है, हमारे शरीर में एक धातु होती है मज्जा धातु, ये जब बढ़ जाती है तो आंखों के दोष शुरू हो जाते हैं। बिगड़ती है मज्जा धातु तो आंखों के दोष शुरू होते हैं। तो ऐसे उसमें घी का सेवन बड़ा अच्छा होता है आंखों के लिए। घी काजल की तरह लगा सकते हैं रात को सोते समय, परंतु अगर ऐसा करेंगे तो लंबे समय में जाके आराम मिलता है। जल्दी आराम के लिए आयुर्वेद में मज्जा धातु को पोषण देने के लिए घी में मिलाकर एक औषधि बनती है जिसे कहते हैं त्रिफलादि घृत। आप नेट पे भी सर्च कीजिएगा, आंखों के लिए बड़ी अमृतमय चीज होती है। तो इसको आंवला टी के साथ लेना शुरू कीजिए, एक एक चम्मच सुबह शाम, और सोते समय आंखों में काजल की तरह लगाइए। और नहीं मिलता तो घी का सेवन आप कीजिए। दूसरा, आंखों के दोषों को, ये जो प्रेशर पॉइंट होता है इसको दबाकर भी आप काफी हद तक ठीक कर सकते हैं, दोनों उंगलियों के बीचों बीच। अन्य कोई प्रश्न? सर मेरा प्रश्न है जी। आंखों सॉरी नाक में भी घी डालना सही रहता है सर्दियों में? हाँ, पर देसी घी गाय का घी सर्दियों में जम जाता है, इसलिए जम जाता है। गर्म करके ही डालना है। उसका एक अल्टरनेटिव बता देता हूँ। घी हाँ डालने, जी सर्दियों में घी डालने के बजाय आप बादाम का तेल डालिए, जी। वो भी इक्विवेलेंट काम करता है। बादाम का नहीं हो तो तिल का डालिए, तिल का नहीं हो तो पीली सरसों का भी डाल सकते हैं, पर थोड़ा सा वो जलन देगा। पर अपने बजट के हिसाब से आप इनका यूज कर सकते हैं। बादाम का तेल तो माइग्रेन में भी शायद ठीक रहता है, क्योंकि मुझे माइग्रेन की बहुत शिकायत रहती है। तो आप रात का खाना कितने बजे करती हैं? कौन सा सर? रात का भोजन कितने बजे होता है आपका? सर मेरा 8:30 के आसपास होता है, पूरा वो मत, लेट है। पर जहां तक मेरा अनुभव है आपका माइग्रेन जीवन में कभी खत्म नहीं होगा जब जी तक आपके भोजन का समय नहीं बदलेगा। तो जब होता क्या है, इस सिद्धांत को समझ लीजिए। जब सूरज डूब गया तो हमारी जठर मंद हो गई। अब जो भी खाएंगे वो पचेगा नहीं सही से, तो जो पचेगा नहीं तो वायु बिगड़ेगी, और जी अपान वायु जब बिगड़ती है और ऊपर पहुंचती है तो सर से टकराती है, सर दर्द शुरू हो जाते हैं। तो हम क्या करना है, हमें पाचन को मजबूत करना है। तो नियम बना लीजिए, शाम को 5 बजे तक आप भोजन करेंगी, 8:30 बजे करीब आंवले की चाय 2 चम्मच घी मिलाकर आप पिएंगी। गारंटी देता हूँ 1 महीने कीजिए, फिर कभी माइग्रेन होगा ही नहीं। ठीक है सर, थैंक यू, मैं करती हूँ यही। क्या सर आंवले की चाय में बादाम रोगन डाल सकते हैं? नहीं, बादाम रोगन नहीं। तेल तभी फायदा करता है जब बाहर से वो काम करे, घी भीतर से। तो आंवले की चाय में घी ही डालना है। और पतंजलि का और श्री और ये सब मत डाल लेना, ये जहर होते हैं। कई लोग अब मुझे बाद में फिर गालियां देते हैं कि हमारा तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। तो मैं पहले ही कह देता हूँ, जो बिलोकर बनाया गया घी है वही डालना है, मलाई से निकला हुआ जर्सी गायों का घी नहीं डालना। घी तो असली मिलता नहीं है। प्रयास कीजिए, नहीं मिलेगा तो संपर्क कीजिए, मैं उपलब्ध करवा दूंगा आपको। अन्य कोई प्रश्न बीमारियों को लेकर, कोई डाउट? पतंजलि का मूंगफली तेल ले सकते हैं ना गुरुजी? क्या चीज? मूंगफली तेल किस पतंजलि चीज का में? मूंगफली तेल, पतंजलि का मूंगफली तेल ले सकते हैं ना? मैं देखिए एक लॉजिक समझा देता हूँ। पतंजलि सबसे अधिक तेल जिसका निर्माण होता है पतंजलि में, वो होता है पाम ऑयल। सब इनकी बहुत बड़ी फैक्ट्री है पाम ऑयल की, परंतु पाम ऑयल बेचते नहीं है। चैलेंज देता हूँ, किसी भी स्टोर पर जाकर खरीदो, देंगे ही नहीं, मिलेगा ही नहीं। तो पाम ऑयल का होता क्या है, वो पाम ऑयल दूसरे तेलों में मिलाए जाते हैं। इसलिए पतंजलि के तेल आपको बीमारियों से छुटकारा नहीं देंगे। पतंजलि का घी और तेल, इसे मैं रिकमेंड नहीं करता। और दूसरी बहुत सी चीजें हैं पतंजलि की अच्छी है, वो ले लीजिए, पर तेल और घी नहीं, ये अच्छे नहीं। और तेल और घी नहीं तो घी कहाँ से लाएं? आप हम हरिद्वार में हमारी गौशाला है, हम आपको उपलब्ध करा देंगे, संपर्क कर लीजिएगा। वैसे लोकल क्षेत्र में देखिए कोई गोपालक हो, उनसे लीजिए अगर वो बिलो कर देते हैं।
अन्य कोई प्रश्न बीमारियों को लेके? गुरुजी सर्दियों में मेरे हाथ पैर बहुत ठंडे रहते हैं, उम्र 43 ईयर्स है। तो ये बीमारी नहीं है, ये तो सर्दियों का गुण है, ठंडे रहते ही हैं। तो आपको क्या करना है, हर रोज अपने शरीर पर विशेष रूप से हाथों पैरों पर मसाज करनी है तिल के तेल। बस ये कीजिए, आपको आराम मिलेगा। एक बार करनी है? रोज करनी है, सोते समय तलवों पर रोज मसाज करनी है। 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, फिर सोइए। सप्ताह भर में आपको परिणाम मिल जाएगा। क्या तिल के तेल की मालिश करनी है या बादाम रोगन की? अगर बजट हो तो बादाम रोगन की, नहीं तो तिल, और नहीं तो पीली सरसों। नहीं तो पीली सरसों। ठीक है। आप जी, गुड़गावा आंवले में की देख चाय सकते में हैं। क्या-क्या डालते हैं, थोड़ा बताइए? आंवला लीजिए, उसे घिस लीजिए, 1 कप पानी में आधा आंवला, पकते-पकते उसमें नमक डाल दीजिए। नमक सेंधा होना चाहिए, वो भी गहरा गुलाबी। इस तरह का नमक अगर आपके घर में है, ये जहर है। बाबा रामदेव जी के यहाँ, श्री के यहाँ और बहुत सगे जगह इसी तरह का नमक मिलता है। तो नमक गाढ़ा होना चाहिए, ये वाला। तो नमक डालना है आपको, और उसके बाद उसमें गुड़ या खांड डाल सकते हैं, या लाल वाली मिश्री स्वाद के लिए। जब वो बन जाए तब उसमें 1 चम्मच या 2 चम्मच घी मिलाना है, और उसे चला के अच्छी तरह सिप करके पीना है। महीने भर का चैलेंज दे रहा हूँ, कोई भी बीमारी शरीर में हो, आपको आराम जरूर मिलेगा। करके देख लीजिए। नमस्ते आचार्य जी। नाक में मस्से बन गए हैं, उसके लिए? अगर कहीं भी मस्से बन रहे हैं शरीर में, तो समझ लीजिए आपके शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। तो आपको शाम का भोजन जल्दी करना है, और ये आंवले की जो चाय बताई, ये उसको भी इलाज है, पर ये तभी काम करेगी जब शाम का भोजन आप जल्दी करेंगे। जो भी लेट नाइट भोजन करते हैं ना, उन्हें मस्से भी बनते हैं, किडनी में स्टोन्स भी होती हैं, पथरी भी होती है, और उन्हें शुगर भी होती है, उन्हें शरीर में दर्द भी रहते हैं। तो लेट नाइट भोजन करना बहुत बड़ी गलती है हमारी, इसे बंद कर दीजिए, मस्से बनने ठीक हो जाएंगे। सर, एक चीज और पूछना चाहती थी मैं। हम तो जैसे अपना लेंगे ये जो रूटीन, अगर जल्दी खाना रात का वो खा लेंगे, लेकिन बच्चों को हम किस तरीके से कर सकते हैं? मतलब क्योंकि बच्चों के लिए तो जल्दी खाना खा लेंगे तो रात तक उनको कुछ खाने के लिए बीच में चाहिए होगा। जैसे ग्रोइंग बच्चे, उनको भूख लगेगी। बच्चों का डाइजेशन हमसे कई गुना अच्छा होता है। सर, मतलब मेरे बच्चे, अगर मैं बात करूं तो मेरा 16 साल और 13 साल के बच्चे हैं। देखिए, आयुर्वेद कहता है भोजन हमारा सूर्यास्त से पहले ही हो जाना चाहिए। बड़े बच्चों का भी सूर्यास्त से पहले। ये छोटे बच्चों पे लागू नहीं कर रहा हूँ। छोटे बच्चों को भूख लगेगी तो उन्हें रात को 11 बजे भी दे सकते हैं। पर अगर आपका बच्चा 12-13 साल से बड़ा हो गया है, तो उसको भी शाम का भोजन सूर्यास्त से पहले देना है। अगर रात में भूख लगती है, तो आयुर्वेद कहता है देसी नस्ल की गाय का दूध पिया जा सकता है। दूध। तो बच्चों को रात को दूध देने की आदत डालें। आचार्य जी, आंवले का रस निकाल कर उसका प्रयोग कर सकते हैं ना, शहद में मिलाकर? आंवले का रस, हाँ, शहद में वही मैं कह रहा था, अकेले आंवले का रस आंवला कभी नहीं खाना चाहिए। हाँ। आंवले में हमेशा एक कैरियर मिलाया जाता है जो आंवले की तीक्ष्णता को थोड़ा कम करता है। इसमें सबसे अच्छी चीज है घी। घी नहीं तो शहद के साथ भी ले सकते हैं, शहद नहीं है तो खांड के साथ भी ले सकते हैं। अच्छा। और भी 7-8 चीजें हैं जिसके साथ आंवले का सेवन किया जाता है, पर सब है घी के साथ। अच्छा, आंवले की जो चाय बनाए 1 कप पानी में, तो कितना पानी रह जाए? अरे 5 मिनट ही उबालना है, 2 मिनट 3 मिनट बस। वो बहुत कम नहीं होगा। 1 कप है तो 1 कप ही रहेगा। कम तो होता है जब आधे घंटे तक उबालते रहो, इतना नहीं उबालना। ठीक है। गैस खत्म हो जाएगी ना? हाँ, बिल्कुल हो जाएगी। आचार्य जी, मेरे को 4 बजे गैस शुरू हो जाती है। आप कितने बजे भोजन करती हैं विशाल प्रजापति? 5 से 6 बजे के बीच हमारा भोजन हो जाता है। मेरा पेट साफ में काफी प्रॉब्लम रहती है, और मेरे को पाइल्स की भी काफी प्रॉब्लम है। मेरी उम्र 18 साल है। तो आपको अपने भोजन का समय बदलना है। पहले नियम बना लीजिए, सूर्यास्त से पहले ही भोजन करना है। जी, 5 बजे 6 बजे हो जाता है हमारा भोजन। और रात को सोते समय आपको गर्म पानी में घी का सेवन करना है। इस समय आंवला चल रहा है तो आंवले का प्रयोग कीजिए। समस्या अत्यधिक है
तो थोड़ा-सा इसबगोल भी मिला सकते हैं 10-15 दिन के लिए, उसके बाद इसे बंद कर दीजिएगा। तो फिलहाल जी। अगर मतलब पेट रेगुलर साफ होता है तो पाइल्स की प्रॉब्लम भी ठीक ही रहती है, लेकिन अगर पेट नहीं वो तो संबंध है ना, दोनों का संबंध, पेट का संबंध ही तो पाइल्स है। तो आपको मैं जो बता रहा हूँ इसे याद रखिए, रात को सोते समय गर्म पानी में या आंवले के पानी में 1 कप पानी में 2-3 चम्मच घी मिलाकर पीना है। जब हमारी आंतें रूखी हो जाती हैं तो स्टूल पास नहीं होता। जब आप प्रेशर लगाएंगी तो वहाँ की जो नसें हैं, मांसपेशियां हैं, वो फूलने लगती हैं, जिससे पाइल बन जाता है। तो प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई? आंतों के सिकुड़ने से। तो आंतों का सिकुड़ापन क्यों हुआ? पुष्पा जी म्यूट रखिए, मैं आपसे विनती कर रहा हूँ, म्यूट रखिए। जब तक मेरी बात पूरी ना हो म्यूट रखिए। विशाल प्रजापति जी म्यूट कर जी। म्यूट कर लीजिए। तो जब आंतें सिकुड़ जाती हैं रूखेपन के कारण तो वो टाइट होने लगती हैं। तो इनके रूखेपन को कैसे दूर किया जाएगा? घी का सेवन। अगर आप घी को प्रॉपरली नहीं खाएंगे तो याद रखना फिर आपको आयुर्वेद के हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा और वहां पर एनीमा देना पड़ेगा, यानी कि गुदा द्वार से तेल अंदर डाला जाता है आंतों के रूखेपन को दूर करने के लिए। वो जटिल क्रिया है, वो सही नहीं है। उससे बचना चाहते हो तो सभी सदस्यों को बता देता हूं, आंतें कभी भी रूखी नहीं होनी चाहिए। इसलिए घी का सेवन खाली पेट गर्म पानी के साथ ये इसकी हैबिट बना लीजिए। दूध लेते हैं तो दूध में भी घी डालिए। तो आप रात को सोते समय घी आप डालकर पानी में लीजिए, महीने भर में आपको काफी आराम मिल जाएगा। अन्य कोई प्रश्न किसी सदस्य का? एक बार फोन जी, फोन नंबर मैं साझा कर देता हूँ। हाँ, स्क्रीन पर फोन नंबर है मेरा, नोट कर लीजिए नाम। मेरा नंबर दिव्य प्रकाश मेरा नाम है। थोड़ा सा ना क्या नाम है? दिव्य रवि प्रकाश। रवि प्रकाश। दिव्य प्रकाश। ठीक है जी। सर एक प्रश्न पूछना चाह रही थी मैं। दिव्य प्रकाश या रवि प्रकाश? जी पूछिए जी प्रश्न। सर जैसे रात के समय आजकल सर्दियां तो कच्ची हल्दी दूध में उबाल के मैं देती हूँ, बच्चों को भी देती हूँ, खुद भी लेती हूँ। तो मैं ये पूछना चाहती कि ये मतलब हफ्ते में कितने दिन कच्ची हल्दी उबाल के, मतलब रोज ही देना या 2-3 दिन काफी है? दीजिए, सर्दियों में रोज दीजिए। रोज दीजिए। हाँ रोज दीजिए। जो हल्दी है ये भी कफ का शमन करती है, ये भी वायु का शमन करती है, पर हाँ ये पित्त बढ़ाएगी। तो सर्दियों में हमें पित्त की जरूरत होती है, तो सर्दियों में हल्दी का सेवन रोज दूध के साथ कर सकते हैं, पर गर्मियों में नहीं करना, बस सर्दी। ठीक है, ठीक है। हाँ जी। आइए, अगर कोई प्रश्न नहीं है तो इस मीटिंग को समाप्त करते हैं। ये नंबर जो स्क्रीन पर दिए थे इन्हें आप सेव कर लीजिए। अन्य कक्षाओं की भी जानकारी आपको मिलती रहेगी। सभी को नमस्ते, सभी को जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। थैंक यू सर। जय श्री राम। सर बड़े नहीं देते।